हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी परीक्षा 2021 के लिए जो एग्जैक्ट 100% सिलेबस वाली क्लास कर रहे हैं, उसके अंतर्गत आज हमको जो चर्चा करना है वह आपका सिलेबस में जो सिलेबस नंबर 2 दिया गया है उसके अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में चर्चा करना है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इससे पहले हम लोग जो आपका सिलेबस 1 दिया गया है भारतीय इतिहास, उसको पूर्ण रूप से कवर कर चुके हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इससे पहले हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज का ये संभवतः अंतिम क्लास है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, और इसके बाद एक क्लास और आपको मिलेगी विविध की। उसके बाद जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी सिलेबस 2 भी आपका समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इससे की पहले वीडियो देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में विजिट करें, और हम इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, जहां से आप लोग जाकर सभी वीडियो को देखें और अपना सिलेबस 100% कवर करें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल जल्द ही ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं आज का टॉपिक डिस्कशन शुरू करते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो चलिए फ्रेंड, देखिएगा, आपको पहला पॉइंट दिया गया, वर्धा में 14 जुलाई 1942 को हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया गया। तो फ्रेंड्स, आपसे यह पूछा जाता है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव यानी कहाँ पर पास किया गया। तो फ्रेंड्स, वर्धा में 14 जुलाई 1942 को पास किया गया था। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको दिया गया है जो वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, उसकी जो अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। तो फ्रेंड्स, आप लोग अबुल कलाम आज़ाद को भी याद रखिएगा कि जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया तो उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे अबुल कलाम आज़ाद। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे आपको दिया गया है 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी जिसे भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि कहाँ पर फ्रेंड्स की गई। तो वह 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में की गई। तो यह भी आपसे पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहाँ से यानी भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ। तो वह फ्रेंड्स जो है बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से 7 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको दिया गया है कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ फ्रेंड्स कब किया गया। तो 8 अगस्त 1942 को किया गया। उसके आगे चलते फ्रेंड्स और देखते हैं 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा कि जो है 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव किसने पास किया, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, और उसका समर्थन किसने किया फ्रेंड्स, तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, आप लोगों को दिया गया है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। जो भारत छोड़ो प्रस्ताव था, इसका आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आज़ाद के सहयोग से बनाया था। तो आप लोग यह पॉइंट फ्रेंड जो है वह एक बार यूपी PCS का, जहां तक हमें याद आ रहा है, यूपी PCS में एक बार यह पॉइंट पूछा गया कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो वह स्वयं महात्मा गांधी जी द्वारा तैयार किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसे याद कीजिएगा कि हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एवं मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का जो है आंदोलन का समर्थन नहीं किया। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको दिया गया है कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो फ्रेंड्स, आप लोग 9 अगस्त 1942 की डेट को याद रखिएगा कि 9 अगस्त 1942 को समूचे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव जो है शुरू किया गया। उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को दिया गया है, यह आपसे इम्पॉर्टेंट बन सकता है और पूछा भी जाता है
कि आंदोलन प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो उस समय जो ऑपरेशन चलाया गया था वह ऑपरेशन जीरो आवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा खा पैलेस। तो फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा कि जब भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो उन्हें पूना के आगा खा पैलेस में रखा गया था सरोजिनी नायडू के साथ में। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे आप लोगों को दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 9 अगस्त 1942 या 8 अगस्त 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल। इंडिकेट कीजिएगा फ्रेंड्स कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कर रहा था उस समय भारत का जो प्रधान सेनापति था वह लॉर्ड वेवेल था। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था जिसे मद्रास तक सुना जाता था। तो फ्रेंड्स यह गुप्त रेडियो जो प्रसारित होता था वह कहाँ से होता था, तो वह बम्बई से होता था और जिसे मद्रास तक के लोग भी सुना करते थे। तो आप लोगों से यह पूछा गया है कि गुप्त रेडियो का जो प्रसारित है वह कहाँ से किया जाता था, तो आप लोग बताइएगा कि वह बम्बई से किया जाता था। उसके बाद फ्रेंड्स आपको और आगे दिया गया है राम मनोहर लोहिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो का प्रसारण करते थे। फ्रेंड्स जो गुप्त रेडियो का प्रसारण है वह बम्बई से होता था और उसका प्रसारण जो है वह राम मनोहर लोहिया द्वारा किया जाता था। उसके बाद फ्रेंड्स इंडिकेट कीजिएगा उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल के एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। तो आप लोग उषा मेहता को फ्रेंड्स भी याद रखिएगा कि उषा मेहता जो है वह भूमिगत रेडियो का संचालन करती थी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर। फ्रेंड जो लुई फिशर है वह महात्मा गांधी के जीवनीकार उनके साथ थे। तो आप लोगों से लुई फिशर के बारे में पूछा जाता है तो आप लोग लुई फिशर को याद रखिएगा कि जो लुई फिशर है वह महात्मा गांधी के जीवनीकार हैं। आपसे यह पेपर में पूछा गया है कि महात्मा गांधी के जीवनीकार का नाम क्या है, तो फ्रेंड्स वह लुई फिशर है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण, जिसे हम जेपी के नाम से भी जानते हैं, को हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया। तो फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा जाएगा जेपी के बारे में, इनको हजारीबाग जेल में बंद किया गया था लेकिन ये वहाँ से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे आप लोगों को दिया गया है, इंडिकेट कीजिएगा भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 8 या 9 अगस्त 1942 को दौरान बम्बई में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने भाषण दिया कि उनके बारे में पट्टाभ सीतारामैया ने लिखा कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। तो फ्रेंड्स आप लोग यह पट्टाभ सीतारामैया का जो वाक्य है कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे, तो यह जो पट्टाभ सीतारामैया का वाक्य है यह आपसे ऐड से ही आपके पेपर में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना। तो फ्रेंड्स यह समानांतर सरकार आप लोग याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स आपको पहला दिया गया बलिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। बलिया में अगस्त 1942 में चित्तू पांडे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, चित्तू पांडे के नेतृत्व में जो है समानांतर सरकार का गठन किया गया। उसके बाद आपको दिया गया फ्रेंड तामलुक जो कि मिदनापुर बंगाल में है, दिसंबर 1942 में समानांतर सरकार का गठन हुआ जो कि चली 1944 तक। और यहाँ पर फ्रेंड्स एक जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता से कार्यक्रम प्रारंभ किया। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको याद रखिएगा कि जो पहली बलिया और दूसरी तामलुक या मिदनापुर। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखिए उसके बाद आपको दिया गया सतारा जो कि महाराष्ट्र में है। 1943 के मध्य से 1945 तक यहाँ सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। तो फ्रेंड्स अगर यह पूछा जाए कि सबसे लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया, तो वह सतारा में किया गया था। यहाँ के प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार
स्थापित की गई, जिसके प्रमुख नेता थे वाई.वी. चौहान और नाना पाटिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड, वाई.वी. चौहान और नाना पाटिल को यह आपके पेपर में पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। बीमारी के आधार पर गांधी जी को 6 अगस्त 1944 को रिहा कर दिया गया। फ्रेंड, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो गांधी जी और सरोजिनी नायडू को आगा खा पहले पुणे में रखा गया था, तो बीमारी के कारण 6 मई 1944 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया था। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आपके पेपर ऑफ व्यू से और इम्पॉर्टेंट क्या हो सकता है। आगे फ्रेंड्स आपको दिया गया, विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी के रिहाई के संबंध में कहा, जब हम हर जगह जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। तो फ्रेंड्स यह जो विंस्टन चर्चिल का वाक्य है, यह आपसे पूछा जाता है, आप इसे दोबारा रीड कीजिएगा। विंस्टन चर्चिल ने कहा फ्रेंड्स कि जब हम हर जगह जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमारा दुश्मन रहा है। तो हम इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है भारत छोड़ो, जिसे आप क्विट इंडिया तथा करो मरो डू और डाई का नारा यूसुफ मेहर अली। तो फ्रेंड्स आप लोग इससे इंडिकेट कीजिए कि भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया, तो वह यूसुफ मेहर अली द्वारा दिया गया। फ्रेंड्स आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ज़्यादातर बच्चों को यह पॉइंट याद नहीं रहता है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, आपको दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक, जिसे अब वर्तमान में ओडिशा के नाम से जाना जाता है, कि कटक में हुआ। कब फ्रेंड्स? 23 जनवरी 1897 को आप इसका डेट याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन यानी देश नायक, फ्रेंड्स यह उपाधि आपसे पूछी गई है कि देश नायक निम्न में से किसे कहा जाता है, तो वह सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा जाता है। और किसके द्वारा कहा गया, तो वह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कहा गया। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया, महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा है, या आपसे पूछा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद त्याग देने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो आप लोग याद रखिएगा कि 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वह सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई। उसके बाद फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। फ्रेंड्स अगर यह पूछा जाए कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो वह मूलतः कैप्टन मोहन सिंह द्वारा की गई है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग इसे शिद्दत से ईमानदारी पूर्वक मेरे साथ बने होंगे और आप अपनी पहले ही प्रयास में पीटी अच्छे नंबर से पास करेंगे। यह मेरा आपसे वादा रहा। खाली आप लोग मेरे साथ बने रहें अंत तक और पर डे आप लोग क्लास किया करें। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे आप लोगों को दिया गया है, आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का औपचारिक गठन सितंबर 1942 में हुआ और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति थे। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका याद रखिएगा कि जो आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का औपचारिक गठन है वह सितंबर 1942 में हुआ और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति भी थे। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार, जिसे आज़ाद हिंद फौज का गठन। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया गया, तो वह किया गया सिंगापुर में। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखिएगा, आगे आप लोगों को दिया गया है, आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन दोबारा हुआ फ्रेंड 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। तो फ्रेंड इसका जो निर्माण है वह पहले ही हो चुका है। तो फ्रेंड्स आगे आप लोगों को और दिया गया है, आप लोग याद रखिएगा, कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति का गठन किया, जिसमें इंडिकेट कीजिएगा, जिसमें
भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसिफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। तो फ्रेंड्स आप लोग यानी कि आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति को भी याद रखिएगा कि इसमें कौन कौन सदस्य थे। आपसे यहाँ यूपी पीसीएस में इस तरह के प्रश्न और यूपी त्रिपल पीटी में पूछे जाते हैं कि कांग्रेस बचाओ समिति में कौन कौन सदस्य थे। उसमें भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसिफ अली और जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रमुख वकील थे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है कैबिनेट मिशन, इंडिकेट कीजिएगा और इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करने की कोशिश कीजिएगा। कैबिनेट मिशन जो है वह 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। तो आप लोग फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा कि जो कैबिनेट मिशन है वह 24 मार्च 1946 को कहाँ पर पहुँचा, दिल्ली पहुँचा। अब चलते हैं फ्रेंड, देखते हैं कि इस कैबिनेट मिशन में कौन कौन शामिल था। आपको दिया गया है जो कैबिनेट मिशन है इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और उसके बाद थे A.V. अलेक्जेंडर जो एक नौसेना मंत्री थे। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको याद रखिएगा कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष और अन्य सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था, और उसके बाद A.V. अलेक्जेंडर जो कि एक नौसेना मंत्री था। यह 3 लोग जो है कैबिनेट मिशन में शामिल हुए थे। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड, कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का सुझाव दिया। तो आपसे पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन ने कैसे शासन व्यवस्था का सुझाव दिया था, तो वह त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। उसके आगे चलते हैं फ्रेंड्स, उसके आगे आप लोगों को दिया गया है कैबिनेट मिशन 1946 ने वायस राय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों के द्वारा धारण किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स यह जो कैबिनेट मिशन का सुझाव है इसे आप लोग याद रखिएगा या आपके पेपर ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकता है। उसके आगे फ्रेंड्स आपको दिया गया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडिकेट कीजिएगा। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स यह आपसे एक बार पेपर में पूछा गया है कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो वह अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। उसके आगे फ्रेंड चलते हैं, आगे देखते हैं 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन किया, जिसके प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको भी इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार में आसफ अली जो है वह रेल मंत्री, रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया। तो फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा कि वर्ष 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था उसमें जो अरुणा आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग मंत्रालय सौंपा गया था। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है लियाकत अली। अब देखते हैं कि लियाकत अली से आपके पेपर ऑफ व्यू से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लियाकत अली सहित 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया, जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्य सैयद अली जाहिर, शरत चंद्र बोस तथा सर शफात अहमद खां को हटाया गया। तो फ्रेंड यह प्रश्न थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है अगर आपके पेपर में यह पूछा जाता है कि जब 5 मुस्लिम लीग के सदस्यों को कांग्रेस में यानी शामिल किया गया सरकार में, तो उस समय कितने कांग्रेसियों को बाहर किया गया, तो वह 3, जिसमें थे सैयद अली जाहिर, शरत चंद्र बोस और सर शफात अहमद खां को हटाना पड़ा। तो फ्रेंड्स आप लोगों से यह पूछा जाता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की गई। तो फ्रेंड्स यह आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। सीधी कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब मनाया गया, आपसे सिंपल वे में पूछा जाएगा। तो आप लोगों को बताना है 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग द्वारा मनाई गई। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया। तो फ्रेंड्स यह भी आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया, तो वह कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया। उसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट आपको दिया गया है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। तो फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ।
इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो आप लोग फ्रेंड्स देखिएगा कि जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन है वह 9 दिसंबर 1946 को संपन्न होता है और इसके जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे फ्रेंड्स वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद देखिएगा आपको दिया गया है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में हुई, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। तो फ्रेंड्स अगर आपसे स्थायी अध्यक्ष पूछता है तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को चुने गए। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछता है तो वह 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया ब्रिटिश युग में जीवी मावलंकर वर्ष 1946 में 14 अगस्त 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे। फ्रेंड्स अगर यह पूछा जाता है कि अध्यक्ष कौन थे प्रथम, तो वह थे जीवी मावलंकर रहे हैं एवं भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष में वर्ष 1952 से 56 तक भी कार्यरत थे। फ्रेंड्स जीवी मावलंकर को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है जीवी मावलंकर वर्ष 1937 से 46 के दौरान बम्बई प्रांत के लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष भी रहे थे। तो फ्रेंड्स आपसे जीवी मावलंकर का यह पॉइंट भी आपसे पूछा जाता है कि जीवी मावलंकर वर्ष 1937 से 1946 के दौरान बम्बई प्रांत के लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष भी रहे थे। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स इस बुक में जो घटना चक्र की बुक है इसमें जितने भी पॉइंट आपको दिए गए वह 100% करेक्ट और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ दिए गए हैं कि जैसा कि आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो आप लोग कृपया क्लास को मिस मत कीजिएगा, पूरी क्लास को आप लोग पर डे देखा कीजिएगा जिससे आप 100% पीटी क्वालिफाई करें। फ्रेंड्स उसके आगे आपको दिया गया है भारत की स्वतंत्रता के समय क्लेमेंट आयर एटली ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। तो फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा कि भारत के स्वतंत्रता के समय क्लेमेंट आर एटली ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। यह पॉइंट आपसे फ्रेंड्स वह पूछा जा चुका है। उसके आगे चलिएगा फ्रेंड्स, उसके आगे देखते हैं। उसके आगे आपको दिया गया है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 से पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स यह कब कहा कि जून 1948, तो आप लोग इससे इंडिकेट कीजिएगा। और कब कहा तो 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में क्लेमेंट एटली द्वारा यह कहा गया था। उसके आगे चलते हैं फ्रेंड्स, उसके आगे देखते हैं। आगे आपको दिया गया माउंट बेटन योजना, आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। माउंट बेटन योजना जो कि 3 जून 1947 को आई थी, जो माउंट बेटन योजना थी वह 3 जून 1947, उसका आप डेट याद रखिएगा, के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया। कब पारित किया गया फ्रेंड? जुलाई 1947 में, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, माउंट बेटन योजना। इसे 3 जून योजना या 3 जून प्लान भी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे आपको दिया गया है गांधी जी का यह सुझाव था कि, इंडिकेट कीजिएगा, गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों में सौंप दी जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। तो यह गांधी जी का मत था फ्रेंड्स, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है 15 जून 1947 को, जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि जब भारत स्वतंत्र हो रहा था उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो वह JB कृपलानी कर रहे थे। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है 15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खान या सीमांत गांधी ने मतदान किया। तो फ्रेंड आप लोग भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया? तो वह खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इसका विरोध किया था। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखिएगा, आप लोगों को दिया गया है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्र का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको भी याद रखिएगा, इस
जो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू द्वारा कहा गया, वह कहा गया कि राष्ट्र का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण। तो आप लोग इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आपके पेपर ऑफ व्यू से और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे आपको दिया गया है 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ने गाया। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा कि एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी द्वारा जनगण मनगढ़ और सारे जहां से अच्छा गीत गाया गया। उसके आगे फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, जिनका कार्यकाल था 1947 1948 तथा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनका समय पीरियड फ्रेंड्स 1948 से 1950 था। आप लोग इंडिकेट कीजिएगा कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा। आगे आप लोगों को दिया गया सी राजगोपालाचारी 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बी.आर. अम्बेडकर। तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री जो थे वह थे बी.आर. अम्बेडकर। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है आर. कोपलैंड ने स्पष्ट शब्दों में लिखा कि भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति है। तो आप लोग फ्रेंड्स यह कोपलैंड का वाक्य याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज का ही संतति थी। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, यह कोपलैंड का वाक्य है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है ब्रिटिश राज में भारत के एकीकरण पर के.एम. पनिक्कर ने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण है। तो फ्रेंड यह के.एम. पनिक्कर द्वारा कहा गया कि ब्रिटिश शासन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। तो फ्रेंड्स आज की यह हमारी क्लास यहीं तक, जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया है भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारी जो आपको एक क्लास और मिलेगी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो आपका सिलेबस नंबर 2 दिया गया है विविध को हम लोग भी इसी के साथ देख लेंगे। उसके बाद जो है फ्रेंड्स वह हमारा 2 टॉपिक कवर हो जाएगा, भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अगर क्लास अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि इससे पहले जो हम लोग भारतीय इतिहास और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की इससे पहले की क्लासें हैं, आप लोग उनको देखना ना भूलें। बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्लासें हैं और उन क्लासों को देखकर आप लोग यूपी ट्रिपल PT में अच्छा रैंक ला सकते हैं। तो फ्रेंड उन क्लासों को देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में विजिट करें और हम इस वीडियो के नीचे भी प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, जहां से आप लोग जाकर क्लास को देखें और अपना जो है पूरा सिलेबस कवर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हमको चर्चा करना है विविध पर। तब तक के लिए जय हिंद।